नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर हैं। तो जो भी नए क्वेश्चन मिले तो आपका काम है इसे नोट करना और चीजों को थोड़ा सा समझना। तो इसी के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजाति बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये 4 जानवरों के लिए है। किसके किसके है? ये बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए और एशियाई हाथी और ये दलदली हिरण। तो ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि इसके लिए कौन सा है या किसके लिए है। तो आपको चारों एक साथ बताया जा रहा है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर है, पहले इसका लोकेशन जानेंगे। तो ये जो है ये है लखीमपुर खीरी जिले में। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। और यहीं पर जो है ये 4 जानवरों के लिए जो है ये राष्ट्रीय उद्यान प्रतिष्ठित जो है घोषित है। तो इसे आपको याद रखना है। और इसमें जो है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये 3 हो गए। और इसी में अभी हाल ही में एक चौथा जोड़ा गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये जो है इसकी खास बात क्या है कि ये अपने भारत देश का तो 53वां है और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इसे याद रखेंगे, ये नया बना हुआ है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक भूमिगत जल का दोहन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भूमिगत जल यानी कि जो जमीन के अंदर से जो जल निकाला जाता है, जो पीने का प्रयोग आप करते हैं हैंडपंप से या नलकूपों द्वारा, तो उससे जो जल का दोहन सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो है प्रतापगढ़ जिले में ये नलकूप से जो है भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है। अब प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे कि यहाँ पर एक है बेती ताल वन्य जीव विहार। कौन सा है? यहाँ पर बेती ताल है और इसका नाम बदला गया है। तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया गया है। अंबेडकर पक्षी विहार इनके नाम पर है। ठीक। और बांदा की बात कर लेते हैं। तो बांदा का एक स्थान है कालिंजर। कौन सा स्थान है? कालिंजर। तो यहाँ पर एक दुर्ग है कालिंजर का दुर्ग। और यहीं पर जो है एक शासक थे शेरशाह सूरी। नाम क्या था इनका? शेरशाह सूरी। तो इनकी जो है मृत्यु भी यहीं पर हुई है। कहां पर? बांदा में, कालिंजर दुर्ग के पास। और जो है बांदा में एक किला है, बांदा का किला। तो ये किला भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और जो है प्रतापगढ़ से एक चीज सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, आंवला। तो आंवला जो है सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित होता है? उसका जो है बागान कहां पर है? तो ये जो है प्रतापगढ़ में है। अब झांसी की बात कर लेते हैं। तो झांसी में 2 संस्थान है। कौन कौन से? एक तो चारा अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है? ये चारा अनुसंधान संस्थान। और दूसरा जो है ये कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है? कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये भी आपके झांसी जिले में है। और झांसी में एक किला है ओरछा का किला। कौन सा किला? ओरछा का किला। तो ये भी पूछा जाता है कहां पर है? ओरछा का किला झांसी में है। और यहां पर एक झील है। कौन सा? बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील। ये भी जो है झांसी जिले में है। और झांसी में एक बिंदु है जहां पर पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे जो है आकर आपस में मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा देश का पहला मॉडल जलग्राम निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया है। तो नीति आयोग जो है पहले किस नाम से था? योजना आयोग से। इसका नाम पहले क्या था? योजना आयोग था। और जो है बाद में इसका नाम अब ये किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग से नाम से जाना जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री।
तो इसके द्वारा पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया है। तो ये गांव कौन सा है? जखनी। तो ये जखनी गांव कहां पर है? तो ये है आपके बांदा में। कहां पर है? ये बांदा जिले में है जखनी गांव। अब हिंगुलपुर गांव की बात कर लेते हैं। तो ये गांव है कौशाम्बी का एक गांव। ये कौशाम्बी का एक गांव है और इसे किस लिए जाना जाता है? तो ये जो है स्वच्छता की एक रैंकिंग जारी की गई थी, तो जिसमें जो है ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था। ये गांव कहां का? कौशाम्बी का हिंगुलपुर गांव। अब भरतौल गांव की बात कर लेते हैं। तो भरतौल जो है ये बरेली जिले का गांव है और यहां से खास बात क्या है कि यहां पर हर घर आरओ पानी यानी कि आरओ वाटर उपलब्ध है। अब ये पटवई गांव जो है ये कहां पर है? तो ये है रामपुर जिले में। कहां पर है? रामपुर जिले में। और इससे खास बात क्या है कि यहाँ जो अपने उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर था, अमृत सरोवर, तो पहला अमृत सरोवर ये रामपुर के पटवाई गांव में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो रामपुर के पटवाई गांव में। और जो है अमृत सरोवर बनाने के मामले में अपना उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पे है। इसकी भी एक रैंकिंग आ चुकी है। तो अपने उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर को बनाने में पहले स्थान पे है। और अमृत सरोवरों को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है जल को सुरक्षित करने के लिए यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सी योजना है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। तो अब ये जो है ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। तो उत्तर प्रदेश से एक खास दिन आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुआ था? अपना उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था 24 जनवरी 1950 को। और इसीलिए ये 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में संचालित है? तो ये कौन सी जल विद्युत परियोजना है? शीतला जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो है आपके कहां पर है? झांसी में है। तो झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना है। और यहां पर कुछ और जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे माता टीला परियोजना। कौन सा है? माता टीला परियोजना। और इसके पूछा जाता है कि ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। माता टीला परियोजना किस पर? बेतवा नदी पर। यह भी जो है झांसी जिले में है। अब पीलीभीत से बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी एक जल विद्युत परियोजना है। इसका नाम क्या है? बाण सागर जल विद्युत परियोजना। कौन सा है? ये बाण सागर जल विद्युत परियोजना है। और इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। ठीक। अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। तो हमीरपुर जो है ये पहला एक ऐसा गांव घोषित किया गया है, ये मॉडल गांव घोषित किया गया है। किसके रूप में? जैविक खेती के रूप में। इसके लिए जैविक खेती के रूप में मॉडल गांव घोषित किया गया अपने उत्तर प्रदेश का। और जो है इससे ओडीओपी क्या है? यहाँ का ओडीओपी ये है जूते। ये हमीरपुर का ओडीओपी है। और सबसे बड़ी एक खास बात ये है यहां से कि यहां पर एक फल का भी जो है खेती करने का निर्णय लिया गया है। किस चीज का? ये ड्रैगन फ्रूट का। किस चीज का? ड्रैगन फ्रूट का। तो ड्रैगन फ्रूट का जो है ये पहली बार खेती करने के लिए हमीरपुर के जिले द्वारा निर्णय लिया गया है। और ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है बदल दिया गया था। तो इसका नाम भी पूछा जाता, तो इसका नाम कर दिया गया था कमलम। और सबसे खास बात यही है कि ये पूछेगा ड्रैगन
फ्रूट की खेती करने वाला अपने उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये हमीरपुर है। और ये जैविक खेती के रूप में भी जो मॉडल के रूप में इसे चुना गया है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। और इसी जो है संबंधित जैविक के रूप में पहला जैविक जो अपना राज्य था कौन सा था? ये सिक्किम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर को हम उत्तर भारत का मानचेस्टर की संज्ञा देते हैं। किस चीज का? उत्तर भारत का मानचेस्टर। और जो है यहां पर दो संस्थान है, कौन कौन से हैं? एक तो है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन शोध संस्थान, और दूसरा एक है NSI यानी कि गन्ना शोध संस्थान। ये दो संस्थान हैं कानपुर में। अगला प्रश्न है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है संत कबीर नगर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? संत कबीर नगर जिले में। और संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय क्या है साथियों? तो ये है खलीलाबाद। ये पूछा जाता है, जितने भी जिलों के मुख्यालय अलग हैं ये पूछे जाते हैं, और हम आपको लगभग बताते और याद कराते रहते हैं। तो आपका काम है जितने जिलों का मुख्यालय इसे जरूर याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों जिलों की। तो ये जो है बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये बस्ती मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर, ये 3 जिले आते हैं। और सिद्धार्थनगर से एक GI टैग दिया गया था। ये किसको दिया गया था? तो काला नमक चावल को दिया गया था, काला नमक चावल। और जो है ये सिद्धार्थनगर अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? आयुष विश्वविद्यालय। और यहीं पर जो है एक क्षेत्रीय फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है, यानी कि जो रीजनल फिल्म सिटी है अपनी क्षेत्रीय, जो जैसे भोजपुरी वगैरह में जो फिल्में बनती हैं, तो क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जा रही है। कहां पर? ये गोरखपुर में। और गोरखपुर में एक ताल है, कौन सा ताल है? ये है रामगढ़ ताल। कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल। और इस ताल में एक निर्णय लिया जा रहा है कि यहां पर क्रूज सेवा चालू की जाने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि जैसे क्रूज सेवा बनारस में अलकनंदा क्रूज खिड़किया घाट से चलाया गया था, उसी प्रकार एक और चलाया गया है गंगा विलास क्रूज। तो उसी तर्ज पर या उसी से सिमिलर जो है ये क्रूज यहां पर भी चलाने की बात चल रही है। तो यहां पर एक ताल है रामगढ़ ताल और एक ताल है चिलुआ ताल। कौन सा ताल है? चिलुआ ताल। तो ये 2 ताल है कहां पर? ये गोरखपुर की बात की जा रही है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना व्यक्ति के रूप में किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये व्यक्ति वाइज और कार्यकाल वाइज ये दोनों आपको जानना चाहिए। ये चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी प्रधानमंत्री या ऐसे जो कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है व्यक्ति वाइज। तो ये व्यक्ति वाइज जो है 18वें हैं। और अगर कार्यकाल के रूप में पूछ ले, कार्यकाल के रूप में, तो ये कार्यकाल वाइज है 23वें नंबर पे। तो सतीश महाना व्यक्ति के रूप में 18वें हैं और कार्यकाल में ये 23वें हैं। तो इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सलामत शाह की मजार प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये संत सलामत शाह की मजार कहां पर है? तो ये है बाराबंकी में संत सलामत शाह की मजार। और यहीं पर एक मजार और है, किसकी है? तो ये जो है देवा में एक है, देवा शरीफ। ये भी कहां पर है? बाराबंकी में है। और बाराबंकी किसके लिए जाना जाता है साथियों? तो ये अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अफीम की खेती के लिए जाना जाता है बाराबंकी। और बाराबंकी से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा का एक स्थान है वृंदावन।
तो वृंदावन में एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। कौन सा है? 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। और ये मंदिर पूछा गया है तो इसे याद रखेंगे। और यही वृंदावन में ही एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बांके बिहारी कॉरिडोर। किस नाम से? बांके बिहारी कॉरिडोर। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। और मिर्जापुर की बात कर लेते हैं तो मिर्जापुर जो है ये कजरी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, यानी कि कजरी का उद्भव और विकास कहां से माना जाता है? तो मिर्जापुर से माना जाता है। और मिर्जापुर से जो है यहां से ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? कालीने। यहां से प्रसिद्ध हैं कालीने। कहां से? मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का ट्रेनिंग कॉलेज प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये रेलवे का ट्रेनिंग कॉलेज है, यानी कि जब आप सिलेक्ट होकर जाते हैं रेलवे में तो कुछ पढ़ाया लिखाया ट्रेनिंग दिया जाता है, तो यही जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? तो ये संभल और चंदौली दोनों जगहों पर है। तो ये सी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और रेलवे से जुड़ा वाराणसी में क्या है? तो ये है DLW, यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहां पर है? तो ये वाराणसी में है। अब संभल का हेडक्वार्टर आपको बता देते हैं क्या है? ये है पमासा। और चंदौली जो है इसे हम चावल के कटोरा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? चावल का कटोरा। और यहां से एक चावल को GI टैग दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल। तो ये किस जिले से GI टैग दिया गया है? ये जो है GI टैग इसे चंदौली जिले से दिया गया है। और GI टैग जो है ये 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो ये सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी, यानी कि एक सफारी होता है कि आप दिन में जाते हैं और जानवरों को देखते हैं जंगल में, लेकिन ये नाइट सफारी की भी सुविधा की जा रही है। तो ये देश का पहला है, इस चीज पे गौर करेंगे। तो ये जो है राजधानी में बनाया जा रहा है। और कहां पर बनाया जाएगा? तो ये कुकरेल पिकनिक स्पॉट जो आप जानते हैं, जिसे घड़ियाल के लिए जाना जाता है, तो यहीं पर यह बनाया जा रहा है नाइट सफारी पार्क। और जो है लखनऊ में एक प्राणी उद्यान है, इसका नाम क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। तो इसके बारे में भी चर्चा चल रहा है कि ये नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है, इसको भी शिफ्ट करके ये लखनऊ के कहां पर कर दिया जाएगा? कुकरेल में कर दिया जाएगा। अभी इसके लिए बात चल रही है और कर दिया जाएगा। तो जो है ये याद रखेंगे कि देश की पहली ये नाइट सफारी है। ठीक, अब यहां बात कर लेते हैं और एक सफारी की। तो इटावा में एक है लॉयन सफारी। कौन सा है? ये लॉयन सफारी। और इसका नाम क्या है? बब्बर शेर सफारी। नाम क्या है? बब्बर शेर सफारी। ये कहां पर है? इटावा में है। अब जो है चित्रकूट के ODOP की बात कर लेते हैं। तो यहां का ODOP क्या है? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने ये चित्रकूट का ODOP है। और मथुरा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है 2 रेस्क्यू सेंटर हैं। किसके किसके? पहला तो है ये भालू के, मयूर के लिए। एक है मयूर के लिए है रेस्क्यू सेंटर, और दूसरा है भालू के लिए। तो भालू और मयूर का दोनों का रेस्क्यू सेंटर कहां पर है? ये मथुरा में है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये चीजें पूछी भी जाती हैं, इसको ऐसे ही देख के भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो ये साल 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो ये राजधानी
लखनऊ में किया गया था संस्कृति विभाग की स्थापना। और अब संस्कृति से जुड़ी एक आपको करंट की चीज बताते हैं कि लखनऊ में एक है भारत खंडे संगीत संस्थान। तो इसके बारे में बात चल रही है कि इसको जो है परिवर्तित करके संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में इसे बदल दिया जाएगा। किस रूप में? संस्कृति विश्वविद्यालय में। ये भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय की बात चल रही है। कहां पर है? लखनऊ में है। इसे परिवर्तित करके संस्कृति विश्वविद्यालय में यानी कि कल्चरल यूनिवर्सिटी में इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद द्वारा किन जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये किन किन जनपदों को महानगर जो है निर्णय लिया गया है? किसको? महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए। तो महानगर की शर्त क्या है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है ये 10 लाख से मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। और इनमें जो है ये गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये तीनों जो है इन्हें महानगर घोषित किए जाने की बात चल रही है। अब गाजियाबाद से बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद को हम एक संज्ञा देते हैं, किस चीज की? इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है, छोटी दिल्ली की। और जो है गाजियाबाद जनघनत्व ये जो है अपने यूपी में इसका सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा घना बसा जिला अपने यूपी का कौन सा है? तो ये गाजियाबाद जिला है। और प्रयागराज से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी। कौन सी? निराला आर्ट गैलरी। और दूसरी बात, एक मंदिर है यहाँ पर, नाग वासुकी मंदिर। कौन सी मंदिर है? नाग वासुकी मंदिर। और यहीं पर जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये कैसा रेस्टोरेंट है? तो ये जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये कहां पर? तो ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। अब आगरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आगरा जो है ये सबसे पहले तो आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और यहां पर आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? तो यहां पर आलू का निर्यात जो है ताज ब्रांड से किया जाता है। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है, ये आगरा में। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्नलिखित में से किस इमारत को जाना जाता है? तो ये सबसे आसान और बेहद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी इमारतों से क्वेश्चन बनता है और अपने यूपी से बनता है तो एक दो जरूर आ जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो ताजमहल और एक सरकी शासन में जो बनाया गया था अटाला मस्जिद, दोनों ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो ये जो है ताजमहल जो है ये मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और जो है अटाला मस्जिद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लोकेशन जानेंगे, ये कहां पर है? ये जो है आपके जौनपुर जिले में है। और जौनपुर जिले की खास बात क्या है? यहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक अपने यूपी में कितना है? 1024 है। 1024 ये जौनपुर का अपने यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और अटाला मस्जिद किस शासन काल में बनवाया गया था या बनाया गया था? तो ये सरकी शासन काल में बना था। कब बना था? सरकी शासन काल में। तो ये इससे जो है दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस शासन काल में बना था और जो है ये कहां पर स्थित है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डीजीसीआई के बारे में बात चल रही है, ड्रग कंट्रोलर के बारे में बात चल रही है। तो इनका संबंध, पहले तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। और अब ये यूपी से संबंधित है तो और ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के बलिया जिले से संबंधित है। और बलिया से और कौन कौन है? तो यहां से है चित्तू पांडे। कौन कौन है? चित्तू पांडे। इन्हें जो है बागी बलिया के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें बिल्कुल भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि ये जो राजीव सिंह रघुवंशी
इनका नियुक्ति किया गया है, ये किसकी जगह पर आए हुए हैं? तो ये बीजी सोमानी की जगह पर आए हुए हैं। और इनका जो है संबंध कहां से है? तो ये बलिया से है। अब नोएडा से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? फिल्म सिटी के रूप में नोएडा को जानते हैं। और जो है नोएडा जो है एक स्वच्छता की रैंकिंग जारी की गई थी, तो जिसमें जो है ये पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? नोएडा ने। और जो है यहां पर अपने भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई। पॉड टैक्सी चलाई गई। और ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई। कहां से कहां तक? नोएडा से फिल्म सिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रीतिंकर दिवाकर। क्या नाम है इनका? प्रीतिंकर दिवाकर। तो इन्हें जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। और हाईकोर्ट जो है ये संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 214 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो ये रबी, खरीफ और जायद तीनों के जो पूछे जाते हैं ड्यूरेशन कब से कब तक ये फसल बोई जाती है या उगाई जाती है। तो खरीफ वाला कब से कब होता है? ये जून व जुलाई के दौरान जो है ये खरीफ के फसलों की बुआई होती है। तो याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। यानी कि जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक किस जनपद में नहीं है इनमें से? तो ये जो है झांसी है। झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक सुविधा नहीं है। अब जो है ये गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर की एक महिला है उमा सिंह। इनका नाम है उमा सिंह। तो इनसे खास बात क्या है कि इन्होंने जो है मनाली में एक पर्वत को फतह किया है, वो भी किसके द्वारा? साइकिल द्वारा। तो इनका नाम थोड़ा सा चर्चा में था, तो इन्हें जो है याद रखेंगे, आपको याद रखना है। और जो है गोरखपुर से एक है टेराकोटा। टेराकोटा ये मिट्टी के जो बर्तन पकाए जाते हैं आग में, इसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो गोरखपुर के टेराकोटा से जो है मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, खिलौने भी बनाए जाते हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ राजधानी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और यहीं पर 4 दिवसीय आम महोत्सव का भी आयोजन किया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो ये राजधानी में मनाया गया। और यहां पर कुछ अनुसंधान संस्थान हैं। तो पहला जैसे कौन सा है? ये है विश्व अनुसंधान संस्थान। और एक है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और तीसरा है CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और जो है यहां पर एक बीरबल साहनी के नाम से, बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी भी है। पैलियो बॉटनी यानी कि पुरातत्व संबंधी एक संस्थान है बीरबल साहनी के नाम से। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश किसके पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में किस चीज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? तो ये जो है खाद्यान्न की सबसे ज्यादा होती है। अन्न की, सीरियल्स की सबसे ज्यादा पैदावार अपने उत्तर प्रदेश में होती है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो वाणिज्यिक का मतलब ये कॉमर्शियल पूछा जा रहा है कि प्रमुख वाणिज्यिक या कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है? तो ये गन्ना है। और गन्ना को किस रूप में जानते हैं? तो इसे कैश क्रॉप के रूप में जानते हैं। किस रूप में?
कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल के रूप में इसे जाना जाता है गन्ना को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे कम टाइम ड्यूरेशन में पक जाती है या जो है उत्पादित हो जाती है, तैयार हो जाती है? तो ये मूंग जो है ये आपका 45 से 50 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि आप इसको जब बोएंगे तो 45 से 50 दिन के अंदर इसकी कटाई भी कर ली जाती है। और चना की बात कर लेते हैं तो ये दलहन में अपने उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो दलहन उगाई जाती है तो उसमें जो है ये चना का सबसे ज्यादा योगदान है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत क्या है? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि कृषि में कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो ये प्रतिशत में 65% यानी कि 65% में ये लोग कृषि में जुड़े हुए हैं। और इसमें भी पूछा जाता है कि उत्पादकता कहाँ की ज्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वाधिक है? जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए कर्मी हैं ये किसकी उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादकता जो है सर्वाधिक है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी लोग कृषि में लगे हुए हैं इन सभी लोगों की उत्पादकता ज्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में केसर का उत्पादन होता है? तो केसर बहुत महंगा बिकता है, तो ये कहां पर? जनरली ये जम्मू कश्मीर रीजन में होता है, लेकिन अपने यूपी में पूछा जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश में, तो ये कहां पर होता है? ये पर्वतीय क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? केसर का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है। ये बी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो ये लगभग में पूछा है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? तो ये जो है 160% ये फसल गहनता है। और वैसे रियल में अगर कभी पूछा जाए तो ये 100 जो है 162 समथिंग कुछ करके 164 तक देता है। तो ये लगभग में पूछा गया है, तो आप 160 इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि उत्पादकता जो बढ़ी है अपने उत्तर प्रदेश की, पहले क्या होता था, एक बीघे में कोई एक कट्टा होता था, यानी कि एक बोरी 10 किलो 20 किलो बहुत कम उत्पादन होता था। लेकिन कृषि में कुछ टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया, यानी कि कुछ तकनीकी का और कुछ आधुनिक तरीकों का, तो इसमें जो उत्पादन बढ़ाया गया है इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है? तो ये उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग, यानी कि जब आपका बीज अच्छा होगा, सीड अच्छा होगा, तो उससे पौधा अच्छा होगा, और पौधा अच्छा होगा तो फली भी उसमें अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो मुख्यतः पूछा गया है कहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है मुख्य रूप से। और इसका सर्वाधिक उत्पादन अपने अगर इंडिया में पूछे तो ये एमपी में होता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादित होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? तो ये ब्रेड बास्केट का मतलब क्या है? रोटी का टोकरी। रोटी के टोकरी के रूप से कौन कौन से राज्य हैं जो जाने जाते हैं? तो ये जो है कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये तीन राज्य जो हैं, यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों किस रूप में जाने जाते हैं? ब्रेड बास्केट के रूप में जाने जाते हैं। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त समझा जाता है? तो फसल चक्र क्या होता है? एक निश्चित भूमि पर जितनी भी फसलें एक वर्ष के अंतर्गत
उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, पैदा की जाती हैं, ये फसल चक्र कहलाता है। तो कौन सा फसल चक्र इसमें से है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त समझा जाता है और कहां पूछा जा रहा है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये मक्का, आलू और मूंग जो है ये बिल्कुल सही है। मक्का, आलू और मूंग, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो है कौन सा है? तो ये आपका है लखीमपुर खीरी जिला, ये क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। और यहां पर थारू जनजाति के लिए एक जनजाति विश्वविद्यालय बनाया गया है। जनजाति विश्वविद्यालय बनाया गया है कहां पर? ये लखीमपुर खीरी जिले में। और लखीमपुर खीरी जिला जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये जो है अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ साझा करता है। और यहां पर एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा? ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है ये लखीमपुर खीरी में, और ये क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब सोनभद्र की बात कर लेते हैं। तो सोनभद्र को जो है हम पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं सोनभद्र को। और जो है सोनभद्र से एक प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा, क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो ये जो है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, बिहार और किसके साथ? झारखंड। झारखंड और जो है ये एमपी के साथ भी सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से? ये 4 राज्य, इसके साथ सोनभद्र अपना सीमा साझा करता है। और सोनभद्र को जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला भी है। कौन सा है? ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और जो है सोनभद्र से एक खास बात और है कि यहां पर एक स्थान है सिंगरौली। स्थान का नाम क्या है? सिंगरौली। तो यहां से साथियों कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र के सिंगरौली से। और अब सीतापुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक धाम है नैमिषारण्य धाम। कौन सा धाम है? नैमिषारण्य धाम। और जो है अनुसूचियों के अनुसार यहां पर महाभारत कथा का वाचन किया गया था। और यहां का ओडीओपी है एक जिला एक उत्पाद, क्या है? मूज उत्पाद। मूज उत्पाद। और मूज उत्पाद से संबंधित एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ाकर कि ये किस पौधे से यानी कि किस घास के पौधे से ये मूज प्राप्त किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? सरपत है, ध्यान रखेंगे, सरपत। ठीक। अब हरदोई की बात कर लेते हैं। तो हरदोई का प्राचीन नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम है, पुराना नाम हरिद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये प्रतिशत में है 77.3%। कितना है? 77.3% ये पुरुष साक्षरता दर है, इसे ध्यान में रखेंगे। और जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए तो अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये है ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय। अब ये तो रही पुरुष जो है साक्षरता। और महिला साक्षरता अगर पूछी जाए तो ये है 57%। कितनी है? 57%। इसे भी ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति सर्वाधिक साक्षर है? तो ये 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जो है कौन सी है जाति? तो जातियों में जैन जो है ये सबसे ज्यादा साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस संप्रदाय, किस धर्म, किस जाति के लोग हैं? तो ये हैं जैन लोग। ठीक। तो ये आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े होंगे। कुछ नए क्वेश्चन अगर आपको जो मिलते हैं तो आपको नोट करना चाहिए और जरूर नोट करना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारे साथियों के साथ शेयर करें। तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।